Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के दार्शनिक आधार फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमारी ये सीरीज चल रही थी और इस सीरीज का ये पार्ट 9 पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करेंगे जो 2008 से लेकर 2014 तक के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम कह सकते हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हो या हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने कराया हो, उसके सारे प्रश्नों को जो है इस वीडियो में समाहित किया गया है। केवल इसमें वही क्वेश्चंस हैं सारे जो क्वेश्चन इन एग्ज़ाम में आए हैं। तो दोस्तों, और इसके जो आंसर हैं वो आंसर भी वही हैं जो कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। कमीशन के द्वारा जो उनकी आंसर की आई है फाइनल, उसके अंदर जो स्वीकार किए गए हैं वही इसके आंसर हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पीछे आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इन क्वेश्चनों को देखें, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एक बार आए हैं। तो बिना कोई देर किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं लोहांश कुमार कल्याणी आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं, अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का, देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है। इसके हमारे जो ऑप्शंस हैं वह है नारी शिक्षा, मानव निर्माण के लिए शिक्षा, उत्पादन के लिए शिक्षा, वेदांत के लिए शिक्षा। तो दोस्तों, जो विवेकानंद की योगदान को दर्शाता है शिक्षा में, वह ऑप्शन ठीक है इसमें मानव निर्माण के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मानव निर्माण की आधारशिला है। विवेकानंद ने नारा दिया, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। ये पहला प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक शिक्षा की विशिष्टता नहीं है। इसको आप विशेषता भी पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का विकास, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान का एवं अनुभव, तीसरा ऑप्शन है हमारा संस्कृति का संरक्षण और चतुर्थ ऑप्शन है हमारा प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। दोस्तों, अगर इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या में जो वैदिक काल की शिक्षाएं हैं या शिक्षा की विशेषताएं हैं, उनमें हम विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता थी नैतिक चरित्र का निर्माण करना, दूसरी विशेषता थी व्यक्तित्व का विकास हो, तीसरी विशेषता थी ज्ञान एवं अनुभव, चौथी विशेषता है संस्कृति का संरक्षण, पांचवी विशेषता है पवित्रता एवं धार्मिकता का विकास और जो छठी हमारी विशेषता है जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। प्रकृति के अनुसार बालक का विकास जो है वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है, यह प्रकृतिवाद की विशेषता है। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो डी है, प्रकृति के अनुसार बालक का विकास, यह जो है वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक प्रत्यक्षवाद के लिए सत्य नहीं है। इसके दोस्तों जो उत्तर हैं, नव्य प्रत्यक्षवाद जांच को सम्मिलित करता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है तार्किक प्रत्यक्षवाद एक ज्ञान का सिद्धांत है। तीसरा ऑप्शन है अनुभवजन्य दावों को सार्वभौमिक सत्य कहा जा सकता है और हमारा डी ऑप्शन है जिसे जांचा नहीं जा सकता वह अवैज्ञानिक है। दोस्तों, जो तार्किक प्रत्यक्षवाद के लिए सत्य नहीं है जो कथन, वो ऑप्शन इसमें सी है। इसका आंसर भी सी ही है, अनुभवजन्य दावों को सार्वभौमिक सत्य कहा जा सकता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो देखिए व्याख्या में लिखा है तार्किक प्रत्यक्षवाद में जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते। अनुभवजन्य दावा तार्किक रूप से सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, इसीलिए अनुभव अन्य दावों को सार्वभौमिक सत्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।
गुरुकुल काल में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता था? व्याख्यान, दूसरा ऑप्शन है प्रयोग कार्य, तीसरा ऑप्शन है सैस्वर पाठ और चौथा ऑप्शन है हमारा चर्चा। दोस्तों, गुरुकुल काल की अगर बात करें तो गुरुकुल काल में व्याख्यान, चर्चा, सैस्वर पाठ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, श्रवण मनन, निधिध्यासन आदि ये शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। और प्रयोग कार्य की बात करें तो प्रयोग कार्य का प्रयोग सबसे कम किया जाता था। तो ऑप्शन इसका बी सही है। जो उपागम है जो सबसे कम प्रयोग किया जाता था वह प्रयोग कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्तित्ववाद के संदर्भ में बेमेल खोजिए। किर्केगार्ड, सात्रे, अरस्तु, सेबेस्टियन। दोस्तों, अगर अस्तित्ववाद की बात करें तो इसमें जो अरस्तु हैं वो यथार्थवादी कह सकते हैं, यथार्थवादी हैं। और उसके अलावा जो किर्केगार्ड हैं, सात्रे हैं, सेबेस्टियन हैं, ये सब क्या हैं? ये अस्तित्ववादी हैं। तो इसमें जो बेमेल पद है वो अरस्तु होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा दर्शन यह मानता है कि मानव को साध्य प्राप्त करने के लिए मूल्य सहायक होता है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद या प्रयोजनवाद? दोस्तों, जो दर्शन ये मानता है कि मानव को साध्य प्राप्त करने के लिए मूल्य सहायक होते हैं या होता है, वह दर्शन है प्रयोजनवाद। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक रॉस महोदय के अनुसार उन्होंने डेफिनेशन दी है, कहा है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ये रॉस महोदय का कथन था। इसी कथन को अगर देखें तो जो साध्य प्राप्त करने के लिए मूल्य सहायक होते हैं वो प्रयोजनवाद में होते हैं। इसका ऑप्शन डी ठीक रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे? हमारे ऑप्शंस हैं गौतम, शंकराचार्य, कपिल या गौड़पद। दोस्तों, सांख्य दर्शन जो है उसका ऑप्शन सी है, कपिल। जो महर्षि कपिल हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। और इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो है महर्षि गौतम हैं, इनको अक्षपाद भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो शंकराचार्य हैं। और जो गौड़पाद है ने मांडुक्यकारिका नामक दार्शनिक ग्रंथ की रचना की थी। इन्हें शंकराचार्य के परम गुरु अर्थात शंकर के गुरु गोविंदपाद के गुरु के रूप में स्मरण किया जाता है। इन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की व्याख्या माध्यमिक दर्शन की शब्दावली का प्रयोग करते हुए की है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में मैं देखता हूँ आपके 4-5 प्रश्न भी कंप्लीट हो रहे हैं। ये प्रश्न तो वो है जो आया है, लेकिन इसके साथ साथ और जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जा रखे हैं। इसको आप ध्यान से इसकी व्याख्या पढ़िएगा और देखिएगा कि आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें कितने आसानी से जो है पूर्ण हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है? ऑप्शन है हमारे मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है दोस्तों सी, तत्व मीमांसा। जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है दर्शन की जो ये शाखा वो तत्व मीमांसा है। या इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दर्शन की तत्व मीमांसा के अंतर्गत सृष्टि, स्रष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, सौंदर्य की भी विवेचना की जाती है। दर्शन की तत्व मीमांसा ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करती है। तो दोस्तों, यथार्थ के मुद्दों से संबंधित जो शाखा है वह तत्व मीमांसा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अवधारणा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? निर्वाण, समिति, निर्झर, मोक्ष। दोस्तों, जो अवधारणा है जो जैन दर्शन से संबंधित नहीं है वह है निर्वाण। अगर इसकी व्याख्या हम देखें
तो बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो सांसारिक सुखों से सांसारिक दुखों से छुटकारा है, जिसे वह निर्वाण कहते हैं। अतः निर्वाण बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि समिति है, निर्झर है और मोक्ष है, ये सब जो है जैन धर्म की अवधारणाएं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु है अध्यापक, पाठ्यचर्या, बालक और शिक्षण विधि। दोस्तों, प्रयोजनवादी जो शिक्षा है, अगर उसके केंद्र बिंदु के रूप में देखें तो हाँ, बालक को जो है प्रयोजनवादी शिक्षा जो है बालक को ही केंद्रीय बिंदु मानती है। और प्रयोजनवादी शिक्षा के साथ साथ अगर हम देखें तो जो प्रयोजनवादी है, यथार्थवादी शिक्षा है या प्रकृतिवादी शिक्षा है, ये सब बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रयोजनवाद के साथ साथ यथार्थवाद और प्रकृतिवाद भी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु ही मानते हैं। अगर इसके स्थान पर आपका कोई और क्वेश्चन आता है, जैसे कि प्रकृतिवादी जो शिक्षा है वो किसको केंद्र बिंदु मानती है, तो वो भी जो है बालक को अपना केंद्र बिंदु मानती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामी शिक्षा में उच्च शिक्षा के लिए कौन सी संस्था है? मकतब, मदरसा, नदवा या तालीम घर। दोस्तों, अगर इस्लामी शिक्षा की बात करें तो जो इस्लामी शिक्षा है उसमें जो मकतब हैं, मकतब जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए था और जो मदरसा था वो उच्च शिक्षा के लिए था। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो ठीक रहेगा, ठीक है। और ये कह सकते बताते हैं कि जो इस्लामी शिक्षा थी उसके जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे वो मदरसा थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदर्शवादियों ने सर्वाधिक बल दिया है। क्वेश्चन एक बार पुनः देख लेते हैं। आदर्शवादियों ने सर्वाधिक बल दिया है शिक्षा के उद्देश्यों पर, शिक्षण विधियों पर, विद्यालय पर या अनुशासन पर। दोस्तों, जो आदर्शवादी हैं, आदर्शवादियों ने जो सर्वाधिक बल दिया है वह दिया है शिक्षा के उद्देश्यों पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदर्शवादियों ने सबसे अधिक बल शिक्षा के उद्देश्यों पर दिया। शिक्षण विधियों तथा पाठ्यचर्या पर सर्वाधिक जो बल दिया है वो यथार्थवादियों ने दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ साथ। आदर्शवादियों ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो शिक्षा के उद्देश्यों पर दिया है, और जो शिक्षण विधि पर और पाठ्यचर्या पर अगर की बात करें तो यथार्थवादियों ने इस पर सबसे अधिक बल दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? दोस्तों, ऑप्शंस हैं हमारे पतंजलि, रामानुजम, कौटिल्य और कपिल मुनि। दोस्तों, जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं वो कपिल हैं, कपिल मुनि भी कह सकते हैं। और अगर योग दर्शन की बात करें इसी के अंदर तो वो पतंजलि हैं। पतंजलि को जो है योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है और सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादक माना जाता है वो कपिल मुनि को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारतीयों द्वारा मान्य 4 पुरुषार्थों में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? धर्म को, अर्थ को, काम को या मोक्ष को? तो दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसमें जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थ में अगर सर्वोच्च प्राथमिकता की बात करें तो सर्वोच्च प्राथमिकता मोक्ष को दी गई है। क्योंकि प्राचीन भारतीय द्वारा मान्य 4 पुरुषार्थ आप जानते ही हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं। लेकिन इसमें अगर सर्वाधिक जो प्राथमिकता दी है वो मोक्ष को दी है कि अंतिम उद्देश्य जो है व्यक्ति का क्या है, इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है और कई बार अलग अलग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है? इसके हमारे ऑप्शंस हैं रूसो, जॉन ड्यूवी, कमेनियस, महात्मा गांधी। ये इसके 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो उसका जो बी ऑप्शन है जॉन ड्यूवी, वो इसका सही उत्तर है। जॉन ड्यूवी ने ही कहा था कि शिक्षा जो है जनतंत्र की दाई है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बेसिक शिक्षा को प्रतिपादित किया था? दोस्तों एक दो प्रश्न इसके अंदर जो है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के भी आ गए हैं, लेकिन कोई नहीं, आप इनको भी तैयार करिएगा क्योंकि ये भी एक पार्ट है आपके एग्ज़ाम का। क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक शिक्षा को प्रतिपादित किया था गांधी जी ने, जाकिर हुसैन ने, अब्दुल कलाम ने या कोठारी ने? दोस्तों जो बेसिक शिक्षा का जो प्रतिपादन किया है वो गांधी जी ने किया है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा में बेसिक शिक्षा की जो आधारशिला थी वो रखी थी। बेसिक शिक्षा की जो विस्तृत योजना तैयार करने के लिए उन्होंने एक समिति का भी गठन किया था और जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो दिल्ली के जामिया मिलिया के जो तत्कालीन प्रधानाचार्य थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनको बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। उपसंपदा संस्कार अपनाया जाता है वैदिक शिक्षा में, बौद्ध शिक्षा में, मुस्लिम शिक्षा में या जैन शिक्षा में? दोस्तों जो उपसंपदा संस्कार है उसे अपनाया जाता है बौद्ध शिक्षा में। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पवज्जा संस्कार तथा उपसंपदा संस्कार जो होता है वो बौद्ध शिक्षा में होता है। पवज्जा संस्कार तथा उपसंपदा संस्कार। उपनयन संस्कार की बात करें, जो उपनयन संस्कार है तथा समावर्तन संस्कार है ये वैदिक शिक्षा में है और जो बिस्मिल्लाह रस्म है वो मुस्लिम शिक्षा में है। ये संस्कार जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं शिक्षा को प्रारंभ करने वाले संस्कार हैं और उसमें जो उपसंपदा संस्कार है, समावर्तन संस्कार है, संस्कार तब होते थे जब शिक्षा समाप्त होती थी और बालक जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तो उपसंपदा संस्कार जो बौद्ध शिक्षा में अपनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दर्शन और शिक्षा दोनों सिद्धांत हैं, दर्शन और शिक्षा दोनों क्रियाएं हैं, दर्शन क्रिया है और शिक्षा सिद्धांत है, दर्शन सिद्धांत है और शिक्षा क्रिया है। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह डी ऑप्शन ठीक है, दर्शन सिद्धांत है और शिक्षा क्रिया है। ये इसका व्याख्या में भी यही दिया गया है कि दर्शन सिद्धांत है और शिक्षा क्रिया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक शिक्षक को शैक्षिक दर्शन को जानना चाहिए क्योंकि? हमारे इसके ऑप्शंस हैं। दर्शन शैक्षिक प्रक्रियाओं को विश्लेषित करने में मदद करता है, दर्शन शिक्षा का जनक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दर्शन शिक्षा को उसके संपूर्ण संदर्भ में समझने में मदद करता है, और डी ऑप्शन है दर्शन शिक्षा की संकल्पनाओं को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों जो इसका उत्तर है इस प्रश्न का वो सी उत्तर सही है कि दर्शन शिक्षा को उसके संपूर्ण संदर्भ में समझने में मदद करता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। एक शिक्षक को शैक्षिक दर्शन को जानना चाहिए क्योंकि दर्शन शिक्षा को उसके संपूर्ण संदर्भ में समझने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, एक शिक्षक दर्शन का जितना अच्छा ज्ञाता होगा, जितना अच्छा वो दर्शन के बारे में जानेगा, जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट है ना, किस कॉन्सेप्ट में शिक्षा दी गई है, उस किस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा दी जा रही है, उसके संदर्भ को जो है बहुत आसानी से समझ सकता है। तो इसी के अनुसार, इस व्याख्या के अनुसार अगर देखें तो जो सी ऑप्शन है, दर्शन शिक्षा को उसके संपूर्ण संदर्भ में समझने में मदद करता है, ये इसका आंसर ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निषेधात्मक शिक्षा का विचार दिया गया है यथार्थवादियों द्वारा, प्रयोजनवादियों द्वारा, प्रकृतिवादियों द्वारा या आदर्शवादियों द्वारा। दोस्तों अगर इसकी व्याख्या देखें तो उसकी व्याख्या है निषेधात्मक शिक्षा का विचार प्रकृतिवादी रूसो द्वारा दिया गया है। रूसो के अनुसार वह ज्ञान अथवा क्रिया जिसे बच्चे स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखते हैं वह स्थायी होता है। इसीलिए रूसो ने नकारात्मक शिक्षा की संज्ञा दी। रूसो के अनुसार नकारात्मक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। दोस्तों ऑप्शन जो है इसका सी ये ठीक है।
प्रकृतिवादियों द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या में यथार्थवादियों ने सर्वाधिक बल दिया है कला और साहित्य पर, वाणिज्य पर, नैतिक उपदेशों पर, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों पर। दोस्तों, पाठ्यचर्या में अगर यथार्थवादियों की बात करें तो यथार्थवादियों ने जो सर्वाधिक बल दिया है वो विज्ञान और व्यावसायिक विषयों पर दिया है। इसका ऑप्शन डी ठीक है। इसकी व्याख्या देखें, व्याख्या में भी यही लिखा है कि जो पाठ्यचर्या में यथार्थवादी जो हैं, यथार्थवादियों ने सर्वाधिक जो बल दिया है वो व्यावसायिक विषयों को दिया है और विज्ञान को इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बालक को शिक्षित करने में कौन सा दर्शन समाज की भूमिका को सबसे कम मानता है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लें। एक बालक को शिक्षित करने में कौन सा दर्शन समाज की भूमिका को सबसे कम मानता है? इसके हमारे ऑप्शंस हैं आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद और मानववाद। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद बालक को शिक्षित करने में समाज की भूमिका को सबसे कम महत्व देता है और इसके अलावा जो और आपके दर्शन हैं जो वो समाज की भूमिका को थोड़ा अधिक मानते हैं, लेकिन सबसे कम जो माना गया है वो अस्तित्ववादियों के द्वारा माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानववाद के अनुसार मानव केवल एक मशीन है, केवल एक प्राणी है, सीमित शक्तियों से युक्त है या पूर्ण शक्ति संपन्न प्राणी है? दोस्तों, व्याख्या देखें। मानववाद के अनुसार मानव पूर्ण शक्ति संपन्न प्राणी है। ऑप्शन इसका डी ठीक है। जो मानववाद है, मानववाद ने जो है मनुष्य को संपूर्ण शक्तियों से संपन्न एक प्राणी माना है। उन्होंने कहा है कि मानव के अंदर समस्त शक्तियाँ सन्निहित हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए, यह कथन है टैगोर का, श्री अरविंद का, स्वामी विवेकानंद का या महात्मा गांधी का? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए। इस कथन को जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। तो उसका ऑप्शन सी ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के निर्माण हेतु प्रकृति को कौन प्रेरित करता है? ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मा या पुरुष? दोस्तों, अगर सांख्य दर्शन की बात करें, सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि के निर्माण हेतु प्रकृति को जो प्रेरित किया है वो पुरुष ने किया है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार दो मूल तत्व हैं, एक प्रकृति, दूसरा पुरुष। सांख्य दर्शन के अनुसार ही प्रकृति केवल जड़ है, बिना पुरुष, परमात्मा या परम चेतना के इसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती है। दूसरी ओर पुरुष केवल चेतना है या चेतन है, बिना जड़ माध्यम के वह क्रिया नहीं कर सकता। अतः सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष का संयोग आवश्यक है। तो दोस्तों, इस व्याख्या के अनुसार अगर देखें तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि के निर्माण हेतु प्रकृति को जो प्रेरित किया है वो पुरुष ने प्रेरित किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ई जॉर्ज पेने सामान्यतः जनक के रूप में जाने जाते हैं शैक्षिक दर्शन के, शैक्षिक मनोविज्ञान के, शैक्षिक समाजशास्त्र के या शैक्षिक प्रौद्योगिकी के? दोस्तों, जो जॉर्ज पेने हैं वो सामान्यतः शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में माने जाते हैं। इसका ऑप्शन सही सी जो है वो ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के जॉर्ज पेन कहेंगे या पेने, देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी में शिक्षा का सामाजिक जीवन तथा सामाजिक जीवन पर शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को इन्होंने स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी धर्मों के लिए बराबर आदर
और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, यह विचार है जनतंत्र का, सभी को समान अवसर का, धर्मनिरपेक्षता का या मानवतावाद का। दोस्तों, सभी धर्मों के लिए बराबर आदर और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। इसका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि सभी धर्मों के लिए बराबर आदर और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, यह विचार जो है धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, मतलब सब धर्म बराबर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य है ज्ञान को थोपना, सुझाव देना, उपदेश देना और निर्देश देना। दोस्तों, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का स्थान बच्चे के पथ प्रदर्शन और सहायक के रूप में होता है। इसकी व्याख्या दी गई है, तो इस व्याख्या के अनुसार जो इसका सही उत्तर है वह बी है, सुझाव देना। तो अरविंद के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य है बालक को सुझाव देना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास पर बल दिया था? सही ऑप्शन है हमारे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास पर अगर बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बल दिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। व्याख्या देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक चिंतन को विश्वबोध दर्शन की संज्ञा दी गई है। विश्वबोध दर्शन अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास पर बल देता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही दिया गया है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू भाषा का विकास हुआ था बौद्ध काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल में या आधुनिक काल में? दोस्तों, जो उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा के विकास की अगर बात करें तो उर्दू भाषा का जो विकास हुआ है वो मध्यकाल में हुआ है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में लॉर्ड कर्जन ने जोर दिया था विस्तार पर, व्यवसायीकरण पर, सामान्यकरण पर या गुणवत्ता पर? दोस्तों, जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो गुणवत्ता पर दिया है। ये भी जो प्रश्न है आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का ही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या सैन्य शिक्षा से? दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, वैसे तो प्राथमिक शिक्षा, इसका ए ऑप्शन ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना को लागू किया गया था या स्टार्ट की गई थी ये योजना। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8वीं तक के ये जो योजना थी 1992 में इसको लागू किया गया था, या 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है जूनियर क्लासेस में कक्षा 8 तक, 6 से 8 तक ये लागू 1992 में किया गया था, और प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो 1987 में इसको लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सन 1937 में किस विद्यालय ने एमएड पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था? बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय? दोस्तों, इसकी सही व्याख्या देखें। 1937 में बम्बई विश्वविद्यालय ने एमएड पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था, तो इसका सही उत्तर बम्बई विश्वविद्यालय है। सबसे पहला विश्वविद्यालय था बम्बई भारत में जिसने एमएड पाठ्यक्रम जो है अपने यहाँ प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा दर्शन का अंग है, शिक्षा दर्शन से स्वतंत्र है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, और शिक्षा कारण है और दर्शन उसका प्रभाव है। तो दोस्तों,
इसका जो सही उत्तर है वो सी है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ये पाली यहाँ पर थोड़ा गलत है, इसको मत पढ़िएगा। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यही इसकी व्याख्या भी है, मतलब गतिशील है। एकदम ध्यान रखिएगा, शिक्षा जो है दर्शन का एक गतिशील पहलू है, ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्काम कर्म की अवधारणा किस ग्रंथ में है? गीता में, गीतांजलि में, महाभारत में या रामायण में? तो दोस्तों जो निष्काम कर्म की अगर अवधारणा की हम बात करें तो निष्काम कर्म की अवधारणा गीता में दी गई है। इसका ए ऑप्शन ठीक है, गीता में ही निष्काम कर्म की जो अवधारणा है उसको दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्व मीमांसा का संबंध है सत्यता से, सौंदर्य से, यथार्थ से या नीति से? इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, सत्यता, सौंदर्य, यथार्थ और नीति, अभी आपको बताए हैं। तो इसका सही ऑप्शन सौंदर्य से है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। दर्शन की तत्वमीमांसा सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, जन्म मरण की व्याख्या के साथ साथ वास्तविक सौंदर्य की भी विवेचना करती है। अब इसे सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्धारण है वह तत्वमीमांसा ही करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्शवादी दर्शन का संबंध है विचारों से, आदर्शों से, शक्ति से या ऊर्जा से? तो दोस्तों जो आदर्शवादी दर्शन का जो संबंध है वह विचारों से है, तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है। तो आदर्शवादी दर्शन का संबंध विचारों से है। ये विचार को ही सत्य मानता है जो दर्शन है, और द अल्टीमेट एक कोटेशन है इसमें, द अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट इन आइडियाज़। जो वास्तविक जो सत्यता है वो विचारों में निहित है। ये आदर्शवाद का कथन है। तो आदर्शवादी जो है विचारों को ही जो है क्या मानते हैं, वो सत्य मानते हैं, और उसका संबंध भी विचारों से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकृति की ओर लौटो कहा गया था प्लेटो ने, या कहा था प्लेटो ने कहा था, कमेनियस ने कहा था, अरविंद ने या रूसो ने? दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है रूसो। रूसो ने ये कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। इसके साथ साथ जो रूसो थे उनके 4 अपने और नारे उनके थे। पहला उन्होंने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। दोस्तों प्रकृतिवाद के जनक के रूप में भी रूसो को जाना जाता है, और प्रकृतिवाद के रूप में रूसो ने जो है अपने 4 नारे दिए थे। पहला यही था प्रकृति की ओर लौटो, दूसरा था स्वयं करके तथा स्वयं अनुभव द्वारा सीखना, तीसरा था ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखना, और चतुर्थ था शिक्षा में स्वतंत्रता। ये इसकी व्याख्या है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, आदर्शवाद का मूल है नागरिकता, सामाजिक समायोजन, जीविकोपार्जन या आत्मबोध? तो दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदर्शवाद का मूल तत्व आत्मबोध या आत्मानुभूति है, जो सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका डी ऑप्शन आत्मबोध जो है वो सही है। तो जो आदर्शवाद का मूल है वो क्या है? आत्मबोध है। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के आत्मा प्रतिवाद का आधार है ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये जो है तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा। इसका जो सही उत्तर है वो तत्व मीमांसा ही है। बुद्ध के जो आत्मा प्रतिवाद का आधार उन्होंने तत्व मीमांसा को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन दर्शन में निहित प्रमाण के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है
प्रत्यक्षण, नए शब्द या अनुमान। दोस्तों, जैन दर्शन में निहित जो प्रमाण के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है नया है। जैन दर्शन में निहित प्रमाण के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व नया को ही माना गया है। इसका उत्तर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अद्वैतवाद में निहित स्वतंत्रवाद या मुक्ति जानी जाती है। हमारे ऑप्शन है निर्वाण के रूप में, अवग्रह के रूप में, मोक्ष के रूप में या सिद्धि के रूप में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो सी है, मोक्ष के रूप में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकर हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण है। ये ईश्वर को ब्रह्मा का साकार रूप और आत्मा को ब्रह्मा का अंश मानते हैं और यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, ये दोस्तों अस्तिम नहीं, इसको अंतिम पढ़िएगा, जो अंतिम उद्देश्य है वह मुक्ति या मोक्ष है, जो ज्ञान योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस व्याख्या के अनुसार जो सही उत्तर है वह सी ही है, मोक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि का कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, निश्चित प्रारंभ एवं निश्चित अंत है, या न प्रारंभ है न ही अंत है। ये इसका डी ऑप्शन है। तो दोस्तों, वेदों के अनुसार सृष्टि का ना प्रारंभ है ना अंत है, ये इसका डी सही है। वेदों के अनुसार जो वेद मानते हैं वो कहते हैं कि सृष्टि ना प्रारंभ होती है और ना ही इसका अंत है, ये चिर निरंतर चलती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षयद्वाद की ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला है। जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन या वैशेषिक दर्शन। तो दोस्तों, जो क्षयद्वाद है, क्षयद्वाद के ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया है वो जैन दर्शन ने किया है। जैन दर्शन ने क्षयद्वाद के ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो इसका ऑप्शन है 44 क्वेश्चन का वो ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन सन्निकट है, मतलब किसके निकट है ज़्यादा? हमारे ऑप्शन हैं इसके आदर्शवाद के, यथार्थवाद के, प्रकृतिवाद के या प्रयोजनवाद के। दोस्तों, इसमें जो उसका उत्तर है वह है यथार्थवाद। जो मार्क्सवादी दर्शन है वो सबसे ज़्यादा निकट यथार्थवाद के है। इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? हमारे इसके जो ऑप्शंस हैं प्रभावात्मक, मुक्तात्मक, दमनात्मक या अवसादात्मक। ये इसके चार जो है ऑप्शंस हैं। तो प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन का समर्थन किया जाता है दमनात्मक अनुशासन। इसका सी उत्तर ठीक है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा। जो सी ऑप्शन है मुक्तात्मक अनुशासन, ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। मुक्तात्मक अनुशासन जो है प्रकृतिवाद इसका समर्थन करता है। ये अनुशासन है, अनुशासन। दोस्तों, मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन प्रकृतिवाद ने किया है, तो उसका सी ऑप्शन ठीक है। ये सी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा ऑप्शन हमारे थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैगोर के दर्शन में निम्न में कौन से दर्शनों का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है? क्वेश्चन दोबारा देखें। टैगोर के दर्शन में
निम्न में कौन से दर्शन का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है? यथार्थवाद तथा प्रकृतिवाद का, प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद का, यथार्थवाद तथा प्रयोजनवाद का, और आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद का। ये इसके 4 जो ऑप्शंस हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टैगोर ने शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद और प्रयोजनवाद का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है। टैगोर के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं को वास्तविक प्रकृति को जानने और उनके उपयोग करने तथा उनसे वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता करती है। प्रयोजनवाद किसी अंतिम सत्य में विश्वास नहीं करता, बल्कि केवल उसी को सत्य मानता है जो मानव के लिए उपयोगी है। टैगोर जी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति को मानते हैं तथा आदर्शवादी भी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति को ही मानते हैं। बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के उद्भव के लिए प्रमुख योगदान है आदर्शवाद का, यथार्थवाद का, प्रयोजनवाद का या प्रकृतिवाद का। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के उद्भव के लिए जो प्रमुख योगदान है वह आदर्शवाद का है। व्याख्या देख लेते हैं। मनोविज्ञान के उद्भव में प्रमुख योगदान आदर्शवाद का है। आदर्शवादी जर्मन शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों की मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर उनकी शिक्षा का विधान करने पर बल दिया था। दोस्तों, पेस्टोलॉजी ने कहा था कि जो बालक होते हैं उनमें मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं होती हैं, तो उसी के आधार पर बालकों की जो शिक्षा हो वो भी अलग अलग प्रकार से हो। तो जो मनोविज्ञान के उद्भव की अगर बात करें तो उसका जो प्रमुख योगदान है वो आदर्शवाद का है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैक्षिक विचारक ने निम्न विचार दिया है? कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जाता है। कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जाता है। हमारे इसके ऑप्शंस हैं अरविंद, टैगोर, विवेकानंद और राधा कृष्णन। दोस्तों, जो इसका उत्तर है वो सही है, सी, विवेकानंद। व्याख्या को देखते हैं। जो भारतीय मनीषी स्वामी विवेकानंद मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते थे और शिक्षा द्वारा उसे अपनी इस पूर्णता की अनुभूति करने योग्य बनाने पर बल देते थे। उनके अनुसार बालक को बाहर से कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी ठीक है। किस शिक्षा दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है? हमारे जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद हैं। दोस्तों, अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने का जो महत्व दिया है वो प्रयोजनवाद ने दिया है। ऑप्शन इसका ए ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोजनवाद अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने पर बल देता है। प्रयोजनवाद अंतिम सत्य में विश्वास नहीं करता, वह उसी को सत्य मानता है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे। प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी ने प्रयोग विधि तथा उसके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का विकास किया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है, इसका तात्पर्य है उत्पाद से, प्रक्रिया से, संदर्भ से या निवेश से। दोस्तों, जो सही उत्तर है प्रक्रिया। शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है, इसका तात्पर्य है शिक्षा की प्रक्रिया से है। जब हम मानते हैं कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है तो यहाँ शिक्षा का तात्पर्य उत्पाद से होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका दोबारा देखिए। शिक्षा ज्ञान की प्रक्रिया का कार्य है, इसका तात्पर्य है कि शिक्षा की प्रक्रिया से है। और जब हम कहते हैं कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो ये उत्पाद हो जाता है। जबकि अगर बात करें
ज्ञान के विकास की, तो ज्ञान के विकास के रूप में बात करें तो उसका तात्पर्य यहाँ प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद? दोस्तों हमारा ए ऑप्शन जो यथार्थवाद है वो ठीक है। सभी यथार्थवादी मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना मानते हैं, तो अच्छे मानव जीवन पर जो जोर देता है वो यथार्थवाद जो है वो जोर देता है, जो हमारा दर्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्शन में तर्क का अर्थ है एक विश्वास के लिए प्रमाण देना, केवल शोर करना, सहमति बनाने के लिए मौखिक प्रयास, व्यक्तियों के बीच एक तथ्यात्मक असहमति। दोस्तों दर्शन में तर्क का अगर अर्थ की हम बात करें तो एक विश्वास के लिए प्रमाण देना जो है इसका अर्थ है। व्याख्या में भी यही कहा गया है कि दर्शन में तर्क का अर्थ है एक विश्वास के लिए प्रमाण देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संस्कृति शिक्षा की नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए, यह कथन है ऑटवे का, महात्मा गांधी का, J.L. मिल का या J.S. मिल का या F.W. टेलर का? दोस्तों ये जो हमारा कथन है कि संस्कृति शिक्षा की नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए, ये कथन जो दिया है ये महात्मा गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी जी ने ही ये वाली बात कही कि शिक्षा को आपके आचरण में प्रकट होना चाहिए। आप कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसमें ये सब कुछ परिलक्षित हो जाता है कि आप शिक्षित हैं या शिक्षित नहीं हैं। क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रयोग करना या विचार विमर्श करना? दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो उसका ठीक है, प्रयोग करना आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। व्याख्या को देखें तो शिक्षण की जो आदर्शवादी विधियां हैं, प्रश्न पूछना या प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान देना, विचार विमर्श करना या वाद विवाद विधि और संवाद विधि, ये जो है आदर्शवादी शिक्षण विधियां हैं। प्रयोग विधि का विकास प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डेवी ने किया था, इसलिए इसमें से जो प्रयोग करना है वो आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शैक्षिक प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिकता के अगुआ माने जाते हैं गांधी जी, सात्रे, जॉन डेवी, प्लेटो? हाँ, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो उसका सी ऑप्शन ठीक है। व्याख्या देखें, शैक्षिक प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिकता के अगुआ जॉन डेवी हैं। जॉन डेवी के अनुसार लोकतंत्र शिक्षा की दाई है। ये प्रश्न जो है पहले एक बार आगे आया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था कि किसने कहा है कि जनतंत्र या लोकतंत्र शिक्षा की दाई है। ये जॉन डेवी महोदय का कथन है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, तत्वमीमांसी या तत्वमीमांसा का तात्पर्य है परम सत्य की खोज, संसार की प्रकृति की जानकारी, शाश्वत मूल्यों का अध्ययन या ज्ञान की खोज? तो दोस्तों जो तत्वमीमांसा का जो तात्पर्य है वो है परम सत्य की खोज। तत्वमीमांसा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्दर्शन का तात्पर्य है अपने व दूसरों के अंदर देखना, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना, पूर्वानुमान करना, और जो इसका उत्तर होगा वह होगा अपने में देखना। इंट्रोस्पेक्शन विधि जो अंतर्दर्शन है, मतलब अपने अंदर झांकना या अपने अंदर देखना, इस विधि का तात्पर्य है, इस शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन इसका बी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तम चरित्र हेतु सर्वोपयुक्त व्यक्तित्व गुण क्या है? उत्तरदायित्व, सहायता है दोस्तों, ये सहायता, उत्तम जीवन शैली या उत्कृष्ट सूक्ष्म चिंतन? तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखेंगे, उत्तम चरित्र हेतु सर्वोपयुक्त जो व्यक्तित्व गुण है वो उत्तम जीवन शैली है,
उत्तम जीवन शैली को ही जो है उत्तम चरित्र का सर्वाधिक जो है सर्वोपयुक्त गुण माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दार्शनिक अन्वेषण निम्न में से प्रारंभ होता है? विस्मय से, संदेह से, जिज्ञासा से या उपयुक्त में सभी से? दोस्तों, जो दार्शनिक अन्वेषण है वो जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। दार्शनिक अन्वेषण जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। दार्शनिक अनुसंधान अमूर्त व मीमांसात्मक विश्लेषण से संबंधित होता है एवं क्यों व कैसे प्रश्नों का उत्तर भी यह देता है। अगला प्रश्न, दर्शन और फिलॉसफी है समान, असमान, संपूरक या उपयुक्त सभी? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो सी है, संपूरक। दर्शन और फिलॉसफी एक दूसरे के जो है संपूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है ज्ञानोदय की, अनुकरण की, तुलना की या प्रतियोगिता की? तो दोस्तों, जो सही उत्तर है वह है ज्ञानोदय। आधुनिकीकरण ज्ञानोदय की प्रक्रिया है, मतलब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान इससे बढ़ता है कंटिन्यू। तो जो आधुनिकीकरण को माना गया है वो ज्ञानोदय की प्रक्रिया के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न, दार्शनिक प्रक्रिया में सम्मिलित है समस्या, चिंतन, एकाग्रता या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन ठीक है। दार्शनिक प्रक्रिया में जो सम्मिलित हैं वो उपयुक्त सभी, समस्या भी सम्मिलित है, चिंतन भी सम्मिलित है और एकाग्रता भी सम्मिलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो ठीक है। इसमें व्याख्या में भी तीनों पॉइंट दिए गए हैं कि दार्शनिक प्रक्रिया में समस्या को भी सम्मिलित किया गया है, चिंतन को भी सम्मिलित किया गया है और एकाग्रता को भी सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रदाय अरस्तु द्वारा प्रारंभ हुआ? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद? दोस्तों, अरस्तु द्वारा जो संप्रदाय प्रारंभ हुआ है वो यथार्थवाद को इसमें माना जाता है। यथार्थवाद के जनक प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवादियों ने सर्वाधिक बल दिया है शिक्षा के उद्देश्यों पर, विद्यालय पर, अनुशासन पर या शिक्षण पद्धति पर? दोस्तों, आदर्शवादियों की अगर बात करें तो आदर्शवादियों ने सर्वाधिक जो बल दिया है वो शिक्षा के उद्देश्यों पर बल दिया है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न। ये वह प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक आए हैं। मैंने आपको बताया है 2008 से लेकर 14 तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और चाहे वो लोक सेवा आयोग द्वारा हुई हों या हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश के द्वारा हुई हों। दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो भी उत्तर आपको यहाँ पर मिले हैं सारे प्रश्न के, वो उत्तर वही हैं जो कमीशन ने अपनी आंसर की में दिए हैं, फाइनल आंसर की में दिए हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखें, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे और आपका फ़ायदा ज़रूर होगा इन क्वेश्चन से। वीडियो थोड़ा लेट आया, एक्चुअली मैं थोड़ा व्यस्त था किसी वजह से। आगे से ऐसा नहीं होगा, आपको सेकंड डे या फर्स्ट डे रोज़ वीडियो मिलेंगे। इसके बाद हम स्पेशल एजुकेशन पर कल से ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।